हाँ जी फैज़ भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, आपके क्या हाल है? बस ठीक-ठाक। ठंड तो नहीं लग रही? मैं कहा पूछ लूँ क्या बाहर बैठते हैं हम सर्दी के अंदर तो ये ना हो कि हमें थोड़ा मसला ही बीमार ही ना हो जाएँ। यार कुछ दिन बचे हैं धूप के, उसके बाद तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो एन्जॉय कर लो जब तक कर सकते हो। हाँ, हमने कहा थोड़ा वेदर को यूटिलाइज़ कर लें। तो ख़ैर ये है कि हमारे हाल भी ठीक हैं, पाकिस्तान के भी हाल कुछ ठीक लग रहे हैं क्योंकि ये जो पिच ने एकदम से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने पिच ठीक की है, वो बस तुक्का लग गया है। इस दफ़े पिच वो नहीं किया जो उन्होंने पढ़ा था। वैसे भी ये है कि खैर हमने इससे बाद में भी बात करनी है कि इंडिया के साथ क्या हुआ है क्योंकि ये जो कोविड के बाद मेरे ख्याल से जो ये एक और ही मर्ज़ निकली है वो ये है कि पिच रीड ना करनी है। वो इंडिया तक पहुँच गई है। हवा में उड़ता-उड़ता कुछ गया है वहाँ पे भी भाई। उनको भी लग गया है तो खैर उन्होंने भी गलत रीड की है पिच लेकिन फ़र्क ये था कि रोहित जो है वो मान गया। उसने कहा कि नहीं हमारे तो कहते हैं कि नहीं पिच ने नहीं किया वो। तो उसने कहा कि नहीं मैंने गलत रीड की है। तो खैर दिस इज़ अ बिट ऑफ अ डिफरेंस खैर हमारा सेकंड पार्ट जो होगा वीडियो का वो इंडिया पे फ़ोकस करेगा। तो शुरू हम करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग क्योंकि एकदम से 1-2 इनिंग्स तो हो गई हैं और आई थिंक ये कल सुबह तो इख्तिताम पे पहुंच ही जाएगा या तो इंग्लैंड कर जाएगा या इंग्लैंड फुड़क जाएगा। तो इसी बात पे अगर हम शुरू करें तो क्या लगता है आपको फैसल भाई कि कल क्या होने वाला है? थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया यार तुमने। आई थिंक दोनों टीम्स के पास चांस है। इंग्लैंड को हम बाहर नहीं अभी रूल आउट कर सकते क्योंकि उनके पास बैटिंग तो है। जो रूट इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। बेन स्टोक्स अभी तक बचा हुआ है, ऑली पॉप्स के साथ खेल रहा है। तो ये कहना है कि इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। तो दे हैव अ गुड चांस, लेकिन पाकिस्तान के पास भी आई थिंक इस वक्त मैच काफ़ी इवनली बैलेंस्ड है। अगर तो पिच जिस तरह डिटेरियोरेट कर रही है उस तरह करती ही रही, और अगर इंग्लैंड क्रीज में बैठ के खेलता रहा जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग्स में खेला था, तो फिर शायद आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज है। बट आई थिंक इंग्लैंड स्टिल हैज़ अ गुड चांस। साजिद खान के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे लगता है कि आई ऑलवेज थॉट ही वाज अ मीडियोकर स्पिनर। नॉट मीडियोकर आई से आई थॉट ही वाज गुड बट कोई उसमें वो एक्स फैक्टर नहीं था। बट मुझे तो नज़र ये आया है कि उसने काफ़ी समझदार बॉलिंग की है। स्पेशली बड़ी देर बाद ऐसा हुआ है कि जब हमारे किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने अपने आप को इंटरव्यू में जो होती है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में अपने आप को आर्टिकुलेट प्रॉपर्ली किया बिकॉज उससे सवाल पूछा गया कि ये आपने हैरी ब्रुक को कैसे आउट किया है। तो कहता है कि मैंने पिछले मैच में इसको देखा था कि ये बैकफुट पे जाता है तो इस दफ़ा भी यही कर रहा था तो मैंने रिजवान से ही कहा कि अगर मैं तेज़ ब्रेक करूँ अंदर तो उसको टाइम ना मिले तो ये आउट हो जाएगा तो उसने आउट कर दिया उसको। और फिर दूसरी उसकी बात ये है कि खैर अभी तो पिच काफ़ी खुल गई हुई है बट उस वक़्त ये था कि वो उसने जो बात नहीं की कि बाहर रेफ में ही आपको कुछ मिल रहा है। अगर आप मिड में कराओगे तो वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब ओवरऑल सीम्ड लाइक अ डिसेंट क्रिकेटर और ऑब्वियसली पिच कंडूसिव है टू स्पिन तो उसको फ़ायदा भी हो रहा है बट कंडूसिव होना और उसका इस्तेमाल करना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। यार अगर इसके पिछले कुछ अगर इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस देखो तो ही इज़ बिन डिसेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अजमल लेवल का बॉलर है या सकलेन लेवल का बॉलर है, बट ही इज़ बिन डिसेंट। तो इस मैच में जब वो शुरू-शुरू में आया था, नया बॉल था थोड़ा-थोड़ा, तो आपको लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा, और बेन डकेट जो है वो चढ़ा हुआ था, वो स्वीपें मार-मार के उसने शान मसूद को नाइटमेयर्स दे दिए होंगे। उसको तो नींद में भी स्वीप ही दिख रही होगी। लेकिन जब बॉल थोड़ी पुरानी हुई और जब आपको पिच से ज़्यादा पर्चेस मिलना शुरू हो गया, तो फिर लग रहा था कि ही सेटल्ड इनटू अ गुड रिदम। सबसे जो बड़ी बात उसकी जो मुझे अच्छी लगी थी, जो अभी तक स्पिनर्स जैसा अबरार के साथ हम उसको जो फ़ोकस करते हैं, तो अबरार का मसला ये है कि लाइन लेंथ ऊपर-नीचे है। तो आप अगर बैट्समैन को कंफर्टेबल कर दोगे, तो वो खेलना शुरू हो जाएगा। इसका ये अच्छा लग रहा था कि ये लाइन लेंथ वेरी हो रही थी, थोड़ी बहुत उसको हल्की बहुत ड्रिफ्ट भी मिल रही थी। तो अगर बैट्समैन यहाँ कंफ्यूज हो जाए ना कि यार कि मैं आगे आऊँ या ना आऊँ, और अगर पीछे खेलूँगा तो कितनी टर्न होगी। अगर आप वहाँ पे बंदे को फँसा लेते हो तो देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब। बट दैट्स व्हाट ही डिड। ही बेसिकली मेड श्योर दैट नोबडी कैन कम आउट एंड अटैक हिम। तो अगर आप स्वीप खेल लो तो खेल लो। इफ़ यू आर अ गुड प्लेयर स्वीप, यू विल स्कोर रन्स। बट आप बाहर निकल के नहीं मार सकते। जो पिछले मैच में अबरार को तो पड़ी वहीं थी सीधी। तो उस लिहाज से अच्छी रही। इवन नुमान अगर आप उसके साथ कंपेयर करो, नुमान ऑल्सो बॉल्ड प्रीटी वेल। मतलब फ्लाइट आ रही है, वो लेंथ वेरी कर रहा है, पेस बहुत वेरी कर रहा था, जो
एक्चुअली लेग्स जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है उनकी तो ब्रेड एंड बटर होती है. तो आई थिंक ओवरऑल बॉलिंग वाज दे डिड वेल. आई थिंक इन्होंने पार्टनरशिप में भी अच्छी बॉलिंग कराई नुमान अली और साजिद खान ने, क्योंकि नुमान अली का ये था कि उसको शायद उतनी विकेट्स नहीं मिली, बट उसकी वही जो आप कहते हैं कि कंसिस्टेंट लाइन लेंथ और ड्रिफ्ट वगैरह से उसने उनको इतना ट्रबल किया हुआ था एक्सक्यूज मी, तो कि देन दे वर ट्राइंग टू हिट आउट अगेंस्ट साजिद खान, और फिर वहाँ पे विकेट्स बनी. तो दोनों ने काफ़ी डिसेंट बॉलिंग कराई, और वो फिर नज़र भी आ रहा है कि मैच की प्रोग्रेशन में कि पाकिस्तान इवनली पॉइज्ड है. सबसे बड़ी जो बात है वो ये थी कि आपने इवन आपकी बैटिंग में भी आपको दिख रहा था कि यार स्वीप शॉट इज़ द मोस्ट प्रोडिजियस, और जैसी बेन डॉकेट जब स्वीप मारने शुरू किया तो हमें नज़र आता कि पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं था. गेटिंग हिम आउट वाज अ बिग विकेट. लेकिन एक चीज़ जो अच्छी ये हुई कि उसके इर्द गिर्द विकेटें जो है ना वो रुकी नहीं. हर बंदा आता था 20-30 बना रहा था और ये लोग उसको फंसा के आउट कर ही जा रहे थे. तो स्वीप अगर आप अच्छी खेलते तो फिर आप इस पिच से सर्वाइव कर लोगे, रन भी बना लोगे. लेकिन अगर आप क्रीज पे खड़े होकर खेलोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला. और इन दोनों बॉलर्स ने ये जब आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर ये था कि भाई तुम्हें आगे तो आने नहीं देंगे. अब क्रीज में खड़े हो, अब या तो स्वीप खेलो और रन बना लो, या फिर आप फिर पिच से रीड करो. जब आपको पता ही नहीं है कि बॉल कितनी टर्न होगी, आप कब तक सर्वाइव कर लोगे. और शान मसूद पे अगर बात की जाए ना, जो आपने पहले रेस की थी, कि उसकी तो कैप्टनसी मुझे बिल्कुल भी मतलब फील्ड पोजीशंस चॉइसेस वगैरह, वो तो ये है कि जब ये पिछली पहली इनिंग्स की इंग्लैंड की इनिंग्स की टी के बाद जब ये वापस आए हैं, तो आई थिंक पीछे से किसी ने कुछ दिया है, तो इनको समझ आई है कि थोड़ी सी अगर आपने अटैक करना है बॉल से तो फिर फील्डिंग भी पोजीशंस वैसे ही रखो, क्योंकि जब ये डकेट शुरू हुआ था तो शान मसूद हैड नो आंसर्स. यार बेन डकेट की इनिंग्स तुम देख लो ना. अब बॉल अब पिच में पेस है नहीं, ठीक है, वो नीचे ऑलमोस्ट पिच पे लेट के झाड़ू मार रहा है और आपने फील्डर रखा हुआ है मिड विकेट पे या बिहाइंड स्क्वायर. आपको पता है यार कि बॉल जानी ही नहीं है उस तरफ बिहाइंड स्क्वायर. तो बिहाइंड स्क्वायर के बंदे का फ़ायदा क्या? या तो स्क्वायर लगे रखो, फिर एक मिड विकेट रखो, और फिर उसको कहो कि अगर तुझे मारना है तो झगड़ा है तो फाइन खेल के दिखा दे, जो हो नहीं सकता क्योंकि बॉल अगेंस्ट जा रही है आपके. लेकिन वो कितने ओवर्स तक वो चलता रहा. कमेंटेटर्स कॉल आउट कर रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फील्ड पोजीशन चेंज नहीं हुई. इवन जो आपकी जो इंग्लैंड तुम देख लो, जब उनको समझ में आ गया कि भाई पिच में पेस नहीं है, तो जो रूट हेलमेट पहन के स्लिप में खड़ा हुआ है कीपर से आगे आके, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे तक बॉल ही नहीं पहुंचेगी. हम जो हैं हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई स्लिप फील्डर कीपर के पास करो, थोड़ा सा और दूर करो, अंदर ले लो, और पीछे करो. ऐसा लग रहा था कि उसको वो बिल्कुल उस वक्त तो क्लूलेस था कि मैं इनको रोकूंगा कैसे. वो तो दूसरे एंड पे विकेटें गिरती रही, और वो खुद बॉल खुल के खेल रहे थे तो उसकी वजह से विकेटें गिरती रही, तो दे गॉट इनटू अ गुड पोजीशन. लेकिन अगर इंग्लैंड थोड़ा सा भी बैस बॉल छोड़ के थोड़ा सा पीछे हट जाता कि यार कि यू नो व्हाट, एक दिन सर्वाइव कर लो, क्योंकि ये अगर हमने इनको लीड दे दी तो ये इनके लिए मुश्किल ही होगा. तो इस वक्त ये हालात नहीं हो तो जहाँ भी हम पहुँचे हुए हैं. हाँ, नहीं, और आई एग्री विद यू, स्पेशली आई थिंक कि ये इन दो बॉलर्स ने, क्योंकि इन्होंने लंबी बॉलिंग कराई भी है ना, ये आ रहे हैं एसेंशियली टेस्ट स्पेशलिस्ट ही हैं, तो इनको खुद भी अपनी थोड़ी फील्ड पोजीशंस का पता था. तो आई थिंक कुछ समथिंग मस्ट हैव हैपेंड वेयर इन्होंने कहा होगा कि भाई हमें तो फील्ड दो जो हम चाह रहे हैं. उसके बाद फिर थोड़ा बहुत आपको फ़र्क नज़र आया. दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि मैं इसका सुन रहा था साजिद खान का, तो उसने तो बड़ा ना खुल के पोस्ट मैच में मुझे जहन में बात नहीं करा दी. तो उसमें ना उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी सेलिब्रेशन जो है ये, इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है कि ये इसका मतलब ये है, जब आपको एमी फजूल में निकाल दिया जाता है ना, एक आप खेलते हो मैच, अगले में आपको बिठा दिया जाता है, तो ये उसके लिए सेलिब्रेशन है. तो लिटरली, और ना आमिर सुहेल साथ बैठा हुआ था, तो वो हंसना शुरू हो गया, और लिटरली जैनब ने एंड उसको इस तरह शी ट्राइड टू एंड द इंटरव्यू सेइंग कि चलें कोई बात नहीं, अब तो आपको खिला लिया. तो वो तो मतलब बड़ा खुल के बोला था, और मेरे ख्याल से बड़ा ये पॉइंट रेज अच्छा होता है कि मतलब चाहे जो भी हो, आई थिंक ही वाज बेटर देन अब्रार, राइट, और वो काफ़ी डिसेंट था. तो फर्स्ट चॉइस तो इसको होना चाहिए था, लेकिन रोटी गैंग जो थी वो तब भी चल रही थी मेरे ख्याल से, तो उसकी वजह से इस बेचारे को बिठा दिया. यार रोटी गैंग फॉर द विन. या यार इस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं कि पिछले 4-6 सालों से जो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो मतलब लॉजिक के बाहर है. तो इसको भी बिठाना, हालांकि ये आया है बीच में, इसने वही मैं कहता ना, पहले भी जो मैंने पॉइंट रेज किया था, डिसेंट बॉलर था. आपने अबरार को एकदम से कह दिया कि भाई ये फर्स्ट चॉइस है और सबके ऊपर लेकर आना, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग. ख़ास तौर पे जब नुमान अली को तो ऑलरेडी आपने टीम में लिया था पहले मैच के लिए भी,
और उसके बावजूद आपने अबरार को उसके ऊपर पिक किया, तो सिलेक्शन तो ब्लंडर्स पिछले 6 सालों से हो रहे हैं, उस पे ज़्यादा कमेंट करने का नहीं है। जो मैं एक और पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि टाइम भी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है ओवरऑल, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था इस मैच में? आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में तो इट वाज काइंड ऑफ, इनको भी कुछ इतनी समझ नहीं आ रही थी। उसने भी सलमान अली आगा ने काफ़ी पार्ट प्ले किया आपको एक अच्छा टोटल देने में। दूसरी इनिंग्स में एटलीस्ट ये था कि इंटेंट नज़र आ रहा था कि कम से कम आए हैं सारे, मारने शुरू हो गए थे कि भाई इधर रुकने का सीन नहीं है, उड़ाओ और स्कोर सेट करो और उनको बैटिंग करवाओ। बट अगेन आई थिंक वो थोड़ा सा प्लान इनका फेल हुआ, क्योंकि कुछ शॉटें जो थी, आई थिंक चॉइस ऑफ शॉट सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा कहूँगा कि बुरी थी। बट अगेन सलमान अली आगा प्लेड अ रियली गुड हैंड, स्पेशली एंड में आके, और फिर ये साजिद खान ने भी थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट दिया। कुछ चांसेस इनके गिरे हैं, वो तो वहाँ पे लकी रहे हैं, बट दैट्स क्रिकेट। बट आई थिंक ओवरऑल बैटिंग बस ये बच गए हैं बिकॉज बस इन्होंने जो थोड़ा बहुत इनको लीड मिल गई एक तो। अदरवाइज ये अगर इंग्लैंड आपके हिसाब से जो आप पहले कह रहे थे कि थोड़ा देख के खेलता, तो शायद ये आपका फिर आपकी बैटिंग पे भी आ जाना था कि यार आपने स्कोर नहीं किया सही। यार मैं जिस तरह ये लड़का और खेला है सलमान अली आगा, मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों से ये कंसिस्टेंटली 7 पे आ रहा है, टेल के साथ खेल रहा है और आपको एंड में कर करा के किसी तरह 50 से 60-70 रन एक्स्ट्रा आपको दे ही जाता है। और इस मैच में भी ख़ास तौर पे सेकंड इनिंग्स में, ये तो इंग्लैंड 200 चेस कर रहा होता, 300 तक पहुंची कहानी उसकी वजह से। पहले इनिंग्स में भी उससे आपको थोड़ा बहुत एक्सटेंशन दे दी थी, हालांकि एक सेंचुरी पड़ चुकी थी। तो आई एम सरप्राइज कि अभी तक इसको ये 7 पे खिला रहे हैं। वो ऑलमोस्ट 7 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन बन चुका है। हालांकि उसकी जो स्किल्स और टैलेंट अगर आप देखो तो मिडिल ऑर्डर। ही शुड बैट अप, लेकिन उसको अभी तक नीचे खिला रहे हैं। आई गेस पे वही बात आ जाती है ना कि जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि बाबर को आपने ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह आप एक और लड़के को लेकर उससे सेंचुरी मार ली। अब मसला ये पड़ेगा कि आप ओपनर आपका एक बिल्कुल फेल हो रहा है, आप में 3 को स्लॉट करके 3 को ले आए। आगा आपका जो इस वक्त बेस्ट बैट्समैन है वो 7 पे खेल रहा है। तो जब बाबर वापस आएगा, और अगर की तो बात नहीं हो तो वापस आएगा ही, तो तब ये लोग करेंगे क्या? मतलब आगा को 8 पे खिलाएंगे? वो तो अब फिर इन द वर्ड्स ऑफ फरुख डार, वो इनको ही पता है। खैर उस पे वी कैन ऑलवेज पिक दिस अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट मैंने ये सोचा था कि बिफोर वी एंड दिस, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट के इंडिया और न्यूजीलैंड की जो सीरीज शुरू हुई है। क्योंकि मतलब कि बड़ा वैसे तो ये था कि इंडिया का एक कोलैप्स तो ड्यू था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, कोई इस तरह का हैवी 90s एरा का कोलैप्स नहीं हुआ। तो वो हमारा उनको नजर आया। तो पिच जो थी वो मतलब इवन अगर गलत भी रीड की गई है, तो फिर भी कि फास्ट बॉलर्स ना खिलाना और फिर बैटिंग पहले कर लेना, तो ये आपको क्या लगा कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि रोहित एक्चुअली टेस्ट करना चाह रहा था कि हम अंडर इस तरह की कंडीशंस हम कैसे खेलते हैं? यार मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हुई हैं। आई डोंट थिंक ओवर कॉन्फिडेंस का इशू है। मैं इंडिया को कभी ये नहीं कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मेन मसला ये हुआ कि आपने पिच गलत रीड की, और स्पिनर हैवी अटैक लेकर जाना, और फिर बारिश के बाद पहले बैटिंग लेना, 2 बहुत बड़े और बुरे फैसले थे। उसका रिजल्ट हमें दिख गया। बट आई थिंक अगर उससे भी आगे चल पड़ो, चलो ठीक है आपने फैसला गलत ले लिया, पिच में मूवमेंट थी, हवा में स्विंग कर रही है। जिस तरह इंडिया ने बैट किया दैट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि जो रोहित की जो शॉट थी, बॉल अच्छी खासी हवा में भी स्विंग कर रही है, पिच से भी मूव कर रही है, एकदम से वो बाहर आके निकल के उसको शॉट खेली। आई डिडंट थिंक दैट वाज़ अ शॉट दैट वाज़ ऑन। और जैसी कोहली आउट हुआ है आपका, जब वो लेग स्लिप पे जब कैच हुआ है, उसके बाद इंडियन बैटिंग ऐसा लग रहा था कि उनको अब समझ में नहीं आ रही कि हम इसको काउंटर करें कैसे। तो जो जनरली हम इंडियन बैटिंग से एक्सपेक्ट नहीं करते, बिकॉज जनरली दे कम अप विद अ डिसेंट प्लान। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात ये कि जब बॉल स्विंग होना शुरू हुई, न्यूजीलैंड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इंडिया एकदम से इस तरह शेल में चला जाएगा। पैर नहीं हिल रहे, कोई भागे नहीं आने की कोशिश कर रहा, हर बंदा क्रीज पे खड़ा होकर बस वेट कर रहा है कि यार मैं बचा रहा हूँ, किसी तरह इतना वेट आउट कर लो कि पिच आसान हो जाए, विच इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। और वो ये मैं देखा। नहीं, और मुझे जो लगता है ना वो ये है कि थोड़ा सा इनका जो इश्यू पड़ा है ना, वो ये है कि जो टीम नई भी है ना, अब इसमें काफ़ी गिल भी नहीं खेल रहा, तो जो 2-3 के लोग भी आए हुए हैं वो नए हैं, जो कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। और ऑब्वियसली वही आपकी बात के विराट पर ये डिपेंड कर रहे थे। रोहित भी ऊपर से थोड़ा बहुत स्कोर हमेशा करके जाता है, कुछ स्टोन तो वो सेट करता है, तो वो नहीं हुआ।
तो उसके बाद फिर नीचे यही हुआ है कि क्योंकि एक तो होता है कि ड्रेसिंग रूम से आपको मैसेज आ रहा हो कि अच्छा इस तरह खेलो, बट जो 2 बेचारे प्लेयर बीच में खेल रहे होते हैं ना, वो फिर उनकी डिसीजन होती है और उसी पे बड़ा मैटर करता है। तो आई थिंक यही हुआ है कि बिकॉज़ एक उनका लाइक समबडी लाइक रोहित या समबडी लाइक कोहली नॉट बीइंग अराउंड, जिसके अराउंड लोग बैटिंग कर लें, उसकी वजह से वो फिर वही हुआ है जो पाकिस्तान का हाल होता है कि वो किसी को समझ नहीं आती, वो फिर हर कोई कहता है कि अच्छा मेरी ये गेम है, मैं यही खेलूँगा। लेकिन लाइक ऑल्सो टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, न्यूज़ीलैंड ने बहुत अच्छी बॉल, दे यूज़ द कंडीशन रियली वेल। उनको न्यूज़ीलैंड स्टाइल कंडीशन जैसी उसको नज़र आई है, उन्होंने कहा भाई वो तो सब के सब राल टपक रही थी बॉलर्स की। नहीं, और ये तो वही हुआ है जो आई थिंक कौन-सा था वो जो एक सेमीफाइनल था इंग्लैंड में न्यूज़ीलैंड और इंडिया का, जिसमें न्यूज़ीलैंड ने फिर से वही किया था कि इंडिया को बैटिंग कराई और बड़ा बैड सीन हुआ था। और फिर कौन-सा वो एक टेस्ट का चैंपियनशिप ही तो था ना जिसमें खेले वर्ल्ड थे। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुआ था 4 साल पहले। एग्जैक्टली उसमें भी यही हुआ था। तो मुझे तो वैसे ये लगता है कि मैं आई वुड से कि कोई मैं इतनी को लोग काफ़ी वल्वला मचा रहे हैं इस पे को इंडिया आउट हो गया। एक तो पहली बात ये है कि यार क्रिकेट है, इसमें हर कोई इस तरह ही उठता है। हम तो पिछले 4 साल से इसी तरह भुड़क रहे हैं लोग। अब तो कोई मज़ाक में ही उड़ाता है हमारा। वो कहते हैं भाई इन्होंने करना ही है। तो तो ये है कि इंडिया का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और आई थिंक ये मैच जो है मेरे ख़्याल से ये दिस माइट गो टू अ ड्रॉ बिकॉज़ अब वो पिच काफ़ी ईज़ आउट कर गई, अगर आप देखें ना। तो आई थिंक ये ड्रॉ ही होगा बिकॉज़ ये कर जाएँगे, लीड ले लेंगे और इंडिया ने आके फिर बैठ जाना है। यार ये अच्छा, मैं तो ये मेरे हिसाब से ड्रॉ एक ऑप्शन है। आई स्टिल थिंक कि इसमें रिजल्ट निकल सकता है क्योंकि अभी 3 दिन बचे हैं। तो अगर पिच ईज़ आउट कर रही है और कुछ पता नहीं है चौथे 5वें दिन तक स्पिन इन प्ले आ जाए, और अगर इंडिया जब पहली बात तो ये है कि इंडिया को जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 250-300 तक लीड लेके चले गए तो फिर चांसेस ये हैं कि न्यूजीलैंड के पास एडवांटेज है और शायद ड्रॉ हो जाए। लेकिन अगर ये न्यूजीलैंड को 200 तक की लीड पर अगर ये फारिग कर देते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो यार पिच आसान है, अब इंडिया के हाथ में गेम जा रही है और इंडिया अगर आके जिस तरह हमेशा इंडिया बैटिंग करता है, अगर इंडिया उस तरह बैटिंग कर ले और आप 150-200 की लीड ले लो उनको, जो पॉसिबल है वो दोनों में कर सकते हैं। तो फिर आखिरी दिन में अगर न्यूजीलैंड को 150-200 चेस करना है ना मैच बचाने के लिए, आई थिंक दैट कुड बी थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। फँस जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच। तो खैर दोनों साइडों पे हमारे पास एक पाकिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है जो कि इख्तिताम पे आ जाएगा और फिर इंडिया के इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। तो विल डेफिनिटली मेक अनदर वीडियो। एक तो हम पाकिस्तान का जब ये मैच खत्म होता है उस पे करेंगे और दूसरा तब तक इंडिया का भी मैच प्रोग्रेस कर गया होगा तो हम उस पे भी एक और वीडियो करेंगे। तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू डोंट एग्री विद एनीथिंग, गिव अस अ लाइक, शेयर इट एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। काफ़ी